Hello, dear students. Today I'm going to start the first unit of international finance. You all know there is one subject, international finance, in your BBA 6th semester. So today I'm going to start the topic, or this subject with the topic Introduction to International Finance. So before discussing international finance, let us give some idea that what is international finance. आपने बीबीए 5 सेमेस्टर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि एक कंपनी फंड रेज करने के लिए कौन कौन से सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करता है, और एक इंडियन कंपनी फंड जब नेशनल लेवल पर, मतलब अपने देश में ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप दूसरे देश से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, वो कंसेप्ट हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस में बात करेंगे। फिलहाल हम एक इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं जो अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए फंड रेज करता है मार्केट से। तो आपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर रहे हैं, और मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज कर रहे हैं, और इस तरीके से आपके जो फंड के रिक्वायरमेंट उसको आप फुलफिल करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को चला सकें। साथ ही साथ सेबी के जो गाइडलाइंस हैं, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है while raising the fund from the market. This is your Indian financial system, or when the company they raise the money within the country. So it means when the company they are raising, you can say from the other countries, or when they are looking to raise the money from the other countries, or the investors they belong to the other countries, there is the concept of international finance. तो international finance जो शब्द है, इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक जो देश की कंपनी है वो दूसरे देश में दूसरे देश के इन्वेस्टर्स के मदद से फंड रेज कर रही है, और यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस के केस में जनरली इंटरनेशनल फाइनेंस जो शब्द है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोग करते हैं। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, सपोज आपका बिजनेस पहले इंडिया में था, अब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो, मतलब आप दूसरे देश में भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट के लिए बड़ा बाजार देख रहे हैं, और जिसके माध्यम से आप अपने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकें, मतलब जो कंपनी की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन यूनिट की कैपेसिटी, उसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको आप एमएनसीज के नाम से जानते हैं, और एमएनसीज का मतलब आप समझते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब वैसी कंपनियां जो एक देश से ज़्यादा देशों में ऑपरेट हो रही है, या जिनके बिजनेसेस जो हैं वो एक से ज़्यादा देशों में। तो यहाँ पर समझिएगा इंटरनेशनल फाइनेंस जो शब्द है, ये आपको ये बतलाना चाह रहा है कि जब आप अपना बिजनेस अपने देश के अलावा दूसरे देश में करना चाह रहे हैं, फॉर दैट यू नीड द मनी। फाइन। तो देर इज द क्वेश्चन कि आप अपने देश में तो बिजनेस कर रहे थे जहाँ पर आपको बैंक से लोन मिल जा रहा था, आपके इन्वेस्टर्स जो है वो आपके कंपनी के आईपीओज में पैसा लगा रहे थे, कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे थे, डिवेंचर्स में पैसा लगा रहे थे, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें पैसा लगा रहे थे। तो वो देश की बात होगी। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल हम लोग बात कर रहे हैं फंड रेज करने की, इट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस इट मीन्स कि जहां पर एक देश से ज्यादा देश की बात आप कर रहे हैं, मतलब आप अपने देश में जो कंपनी है उसके लिए जो फंड रेज कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ आपके देश के इन्वेस्टर्स नहीं हैं, दूसरे देशों के भी इन्वेस्टर्स हैं, जिनको आप रिटेल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर लिस्ट हो रहे हैं, उनके जो आईपीओ आ रहे हैं उसकी लिस्टिंग जो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भी वो लिस्ट हो रहे हैं,
और वहां से वो फंड रेज कर रहे हैं, मतलब वो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर, मतलब हम चूंकि इंडिया के आप लोग हैं इसलिए इंडिया की बात करें, लेकिन ऐसे जितने भी देश हैं वो सारे देश में जो भी कंपनियां रन कर रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी फंड रेज करते हैं और अपने अपने जो आईपीओज हैं उनको दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड कराते हैं। और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन आईपीओज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस जो है कहता है कि आज की तारीख में एक बहुत ही वेल नोन शब्द है इंटरनेशनल फाइनेंस। और इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो कि एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ता है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रभावित करता है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड की बात आप जहाँ कर रहे हैं, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आपकी देश की कंपनी जो है वो दूसरे देश में जाकर अपने जो है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना खुद का एक प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है, खुद वहां पर जाके ट्रेड कर रही है। तो देखिए जब आप अपने देश से फिर दूसरे देश की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको फिर वहां के करेंसी में डील करना होगा। तो जैसे आपके देश की करेंसी रुपीज है, वैसे ही जो अदर कंट्रीज हैं कहीं पर डॉलर है, कहीं पौंड है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपके लिए रुपी जो करेंसी है वो आपके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन जब आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस के डॉलर्स हो गए। तो फिर अगर आप यूएस के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब यूएस के जो बिजनेस पर्सन उनके साथ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि यूएस में एक कंप्लीट सेटअप आप अपना स्टार्टअप करें कंपनी की, तो आपको यूएस की करेंसी की आवश्यकता होगी। So there is the question that when you are looking for the business outside of your country, you need the currency of that particular country। मतलब आपको फिर उस देश की करेंसी की आवश्यकता है। तो उस देश की करेंसी जब आपके पास होगी, चूंकि आप रुपया में जाकर उस देश में डील नहीं कर सकते, मतलब आपको यूएस के डॉलर्स चाहिए होंगे, तभी आप जाकर यूएस में परचेजिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं, वहाँ आप अगर लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं तो जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड है, सो ही विल डिमांड द मनी इन यूएस डॉलर्स, नॉट इन इंडियन करेंसी। सो देर इज नीड टू स्टडी द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, मतलब कि अगर यूएस डॉलर्स अगर आपको खरीदने हैं या यूएस डॉलर्स आपके पास होना चाहिए तो कितना इंडियन करेंसी आपको पे करना होगा। सो यू सी कि इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में स्टडी कर रहा है, और किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड भी इंटरनेशनल फाइनेंस से प्रभावित होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो है आप देखिए यहाँ पर ये टेक्निक्स को स्टडी कर रहा है, जहाँ पर आप एलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं और रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि आप जब अपने देश से दूसरे देश की ओर मूव कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप दूसरे देश में भी सेल करना चाह रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे इंटर कर सकते हैं। जहाँ पर एक वेरी सिंपल सिस्टम मोड ऑफ बिजनेस दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देन देर इज द लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, then there is the contract manufacturing, then there is the joint ventures, then there is the wholly owned business. So how you can enter into the international trade। तो इंटरनेशनल ट्रेड में इंटर करने का मोड, जहाँ तक जनरली आप सभी सुनते भी होंगे कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इससे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लोग लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए आप जिस देश में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर उस देश की जो लोकल कंपनी है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश की जो कंपनी है वहाँ की जो लोकल कंपनी उसके साथ आप जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। एंड फाइनली अगर कंट्रोल के एस्पेक्ट्स आते हैं तो कई बार आप सोचते हैं कि खुद का ही एक कंप्लीट सेटअप स्टार्ट करें। बट देर इज द क्वेश्चन कि आप जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात सोच रहे हैं तो आपको वहाँ की करेंसी भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो शब्द है जनरली ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेट करता है।
और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रभावित करता है. So you see कि however it faces certain hindrance regarding mobility of capital, foreign currencies, as well as foreign also tries to solve the problem of human resource exploitation carried out by MNC in the poor and developing countries by applying its own principle. तो देखिए कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो एक्सप्लाइटेशंस हो रहे हैं उनको भी कैसे कंट्रोल किया जाए. तो ये भी एक बड़ा सवाल है. तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर है, जिसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से कैपिटल का मूवमेंट हो पाएगा, कैसे आप उसमें मोबिलिटी ला पाएंगे, फॉरेन करेंसीज कैसे आपके पास आ पाएंगे. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आप देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इंटरनेशनल बैंकिंग है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस में. तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो जब शब्द आपके सामने आ रहा है और ये जो दो टर्म आपके सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल एंड फाइनेंस. International, it means between the two nations, and finance, it means you are talking about the money. So I think कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का जो मीनिंग है और जो पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए. So when you see the word international, it means you are talking about the two nations, and the word finance, it means you are talking about the money. So now let us discuss about the features of international finance. इंटरनेशनल फाइनेंस जो शब्द है इसमें हमने कहा कि जहां पर आप एक देश से फिर दूसरे देश की ओर आप बढ़ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस. और आज की तारीख में आपको पता है कि पूरा का पूरा दुनिया एक एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है और एक ग्लोबल विलेज बन गया है. मतलब कि अब आप यूएस आपसे बहुत दूर नहीं है, यूके बहुत दूर नहीं है, मतलब वर्चुअली आप उनसे कनेक्टेड है. मतलब आप जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप उसके लिए वहां पर जाएं. इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के चलते आज पूरी दुनिया जो है वो जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं. सो यू सी द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. ग्लोबलाइजेशन आने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पर आपके पास बिजनेस के अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गए हैं और बिजनेस जो है वो फंड रेज कर सकता है सस्ते से सस्ते कीमत पर. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके देश में चीज़ें महंगी हैं तो आप दूसरे देश से उसको प्राप्त कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को भी समझेंगे. कहता है कि एक फाइनेंशियल रिस्क है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में होने के चांसेस होते हैं कि कई बार आप अपने देश की जो करेंसी है और दूसरे देश की जो करेंसी है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट्स में दिखते हैं. तो आपके लिए एक फाइनेंशियल रिस्क दिखता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज जब कर रहे हैं, मतलब कि एक डॉलर के बदले जितने रुपीज आपको देने हैं, सपोज डॉलर का अगर वैल्यू बढ़ जाता है उस केस में आपकी आपकी जो करेंसी है उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है. मतलब एक डॉलर के बदले आपको ज्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं. इम्परफेक्ट मार्केट कहता है कि जो डिफरेंसेस हैं लॉ के, कस्टम के, अलग अलग देशों में आप देखिए कि वहाँ के जो डिफरेंसेस हैं लॉ में या फिर वहाँ के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टैक्स सिस्टम है, कल्चरल डिफरेंस है, बिजनेस प्रैक्टिसेस में डिफरेंस है. तो इन सब कारणों के चलते भी कई बार जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पर समस्या आती है. तो जब आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक फाइनेंस आपके पास है तो बहुत मुश्किल नहीं होता कि अपने देश में बिजनेस करना, अपने देश से फंड रेज करना. लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो आपको फिर दूसरे देश के नियम कानून को भी समझना होगा, वहाँ के कल्चर को जानना होगा, वहाँ के बिजनेस प्रैक्टिसेस को, वहाँ के लॉज को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को आपको जानना होगा. और फिर उसके हिसाब से ही फिर आप अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे. पॉलिटिकल रिस्क भी आप देखिए कि जो आपके देश की सरकार है, आप उसी देश की कंपनी है, बिजनेस है, बहुत सारे इश्यूज नहीं होते हैं जब आप डोमेस्टिक लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं. जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं तो फिर आपको दूसरे देश के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको भी उसके रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करने की सोच रहे हैं तो काफी हिंड्रेंसेज आते हैं, जिसमें आप देखिए कि उस देश की जो सरकार है
उनके क्या पॉलिसीज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसाय को लेकर। तो यहाँ पर अगर उनकी फेवरेबल पॉलिसीज हैं तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करना आपके लिए आसान होता है। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के स्कोप की ओर। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो है आज की तारीख में अगर आप समझें तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की बात की गई है कि आर्थिक दृष्टिकोण से और आर्थिक गति को पाने के लिए या आर्थिक विकास को पाने के लिए जो व्यापार है वो करना जरूरी है और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी सही तरीके से होना जरूरी है। और एक जो कंट्री है उसको उसके अपने मॉनेटरी सिस्टम है। और सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों के अपने जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उस देश के जो फाइनेंशियल सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे आप देखिए आरबीआई जो है वो इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है और इसके माध्यम से वो इन्फ्लेशन मनी की सप्लाई को देख रहा है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आवश्यकता है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका विकास हो सके। और ओवरऑल ओवरऑल जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो उनका भी जो ट्रेड है वो डेवलप हो सके और वो कंट्रीज भी डेवलप हो सके। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कहता है कि इसके माध्यम से वर्ल्ड जो आपका ट्रेड है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इनमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं क्योंकि इनकी मदद से जो वैश्वीकरण का ये जो दौर है जहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको काफी बढ़ावा मिलता है ये सहयोग मिलता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है जहाँ पर एक ऐसा बाजार है जहाँ पर एक कंट्री की करेंसी जो है वो दूसरे कंट्री के करेंसीज में फिर कन्वर्ट किए जाते हैं। वो एक एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। फिर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की बात आ रही है और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो शब्द है वो हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं जहाँ पर एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है फिर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब आप दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉरेन करेंसीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी कुछ चीजें जो हैं वो आप इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लीजिए करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी को देख लीजिए और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की भी आवश्यकता है ताकि ये ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है वहाँ पर जो डोमेस्टिक लेवल पे जो बिजनेसेस हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जिसमें अपने देश की बात करें तो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है मॉनेटरी सिस्टम को। उसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है या फिर उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि इंटरनेशनल फिनांस क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो जहाँ तक हमने आपको कहा कि ये जो वैश्वीकरण का दौर है और खासकर अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1991 जो कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी जिसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लाया गया। तो सवाल ये उठा कि अगर विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं तो उसी तरीके से भारत की जो कंपनियां हैं वो भी विदेश में अपने निवेश करें। तो जब बाहरी देश अपने यहाँ आ रही हैं तो उसी तरीके से अपने देश के जो कंपनीज हैं कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि फॉर दिस दे नीड मनी दे नीड फॉरेन करेंसीज and the international finance cover all these aspects that when you are going for the international trade you need to have the international finance to carry out your business smoothly। तो फिलहाल ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने आपको इंटरनेशनल फिनांस की जानकारी दी। आप इतना समझ लें कि जब आपके पास बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आपको सब्जेक्ट समझना आसान होता है। तो इंटरनेशनल फिनांस होता क्या है इसमें दो टर्म है इंटरनेशनल एंड फाइनेंस। तो इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशन से बना ठीक है। तो दो नेशंस की बात हो गई दो से अधिक नेशन की बात हो गई। और फाइनेंस शब्द जो है वो फंड का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स क्यों करेंगे आप, इसको लॉजिकली सोच कर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड कर रहे हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर आप जॉइंट वेंचर या आप होली ओन्ड बिजनेस, मतलब दूसरे देश में जब आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो आपको उस देश की करेंसी की आवश्यकता होगी। और इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग एक्सचेंज रेट्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस का जो प्रभाव है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। अगले वीडियो में फिर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए फिर और भी नए टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। फिलहाल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है उसको देखें, उसके हिसाब से मैं आपके क्लासेस भी ले रहा हूँ, और उसके हिसाब से नोट्स भी आपको शेयर किए गए हैं। तो आप वहाँ पर सिलेबस के हिसाब से नोट्स को पढ़ें, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वहाँ से आइडिया लें कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि उसी प्रकार से आपके सिलेबस को कवर करें। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे इतना ही कहना है कि अगर आप अच्छा करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट में, तो आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को अपने सामने रखें, वीडियो लेक्चर्स को रखें, बुक्स को रखें, मटेरियल्स को रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सामने रखें, और वहां से एक कंप्लीट आइडिया लें अपने सब्जेक्ट का कि आपको इस सिलेबस के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पढ़ना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन का जो पैटर्न है, क्या तरीका होगा, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल सभी स्टूडेंट्स को इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, मटेरियल्स का मतलब है कि आप समय भी दीजिए, बुक्स रखिए, मटेरियल्स रखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए, टॉपिक्स को लिखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बातें सुनिए, और उसके हिसाब से अपने व्यूज भी रखिए और अपने शब्दों में चीजों को लिखना शुरू करिए, और इस तरीके से अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।